रूस पर दबाव बनाने की यूएस की नई रणनीति बन रही है। G7 की आपात बैठक बुलाने पर अमेरिका का बयान आया है। यूएस वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राजदूत जेमिसन ग्रियर का संयुक्त बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पुतिन की युद्ध मशीन को रोकना होगा और युद्ध मशीन की फंडिंग के स्रोत को रोकना होगा। अमेरिका ने कहा है कि ऐसा करने से ही निर्दोषों की हत्या रुकेगी। तो एक और रणनीति यूएस की तरफ से बनाई जा रही है। रूस पर दबाव बनाने की G7 की आपात बैठक बुलाने पर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका का बयान आया है। यूएस के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और राजदूत जेमिसन ग्रियर का संयुक्त बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि पुतिन की युद्ध मशीन को रोकना होगा, युद्ध मशीन की फंडिंग के स्रोत को रोकना होगा और अमेरिका ने यह भी कहा है कि ऐसा करने से ही निर्दोषों की हत्या रुकेगी। ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे संवाददाता अमरीश पांडे का। अमरीश, पहले यूएस ने एक रणनीति बनाई, भारत पर दबाव बनाया जिससे रूस को रोका जा सके, जो कि नाकाम कोशिश रही। रणनीति वहां फेल हुई। एक और रणनीति, किस तरह की रणनीति बन रही है और किस तरह से रोकने की तैयारी रूस को एक बार फिर से? देखिए, अगर पूरे घटनाक्रम को ध्यान दें तो सबसे पहले भारत को अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल लेना बंद कीजिए। उसके बाद नहीं बंद करने पर एक पेनल्टी टैरिफ लगाया, 50% का कुल मिला के टैरिफ लगा। उसके बाद लगातार ये दबाव चाइना पर भी बनाया गया, चाइना पर भी एक पेनल्टी टैरिफ लगाया गया। अब जबकि ये दोनों देश अपने जो पेट्रोलियम उत्पाद है वहां से खरीदना जारी रख रहे हैं, तो ऐसे में अमेरिका ने स्ट्रेटेजी बदली और ये चाह रहा है कि दुनिया के तमाम ऐसे देश जो कि भारत से या चाइना से संबंध रखते हैं, वो अगर इस पे टैरिफ लगाते हैं तो एक बड़ा दबाव भारत पर पड़ सकता है या फिर ये कहें कि रूस को झुकाना तब आसान हो सकता है। अगर हम पूरे बातचीत की शुरुआत देखते हैं तो ये ट्रम्प जो है वो चाहते हैं कि उनको एक नोबेल शांति पुरस्कार मिले। वो ये चाहते हैं कि उनके नाम पे ये रिकॉर्ड हो जाए कि दुनिया के तमाम ऐसे देशों के बीच जो लड़ाइयाँ थी वो उन्होंने शांति और समझौते के साथ खत्म की हैं। उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे वो, लगातार कई घोषणाएं उन्होंने की। रूस को लेकर, यूक्रेन को लेकर एक बड़ी बातचीत, एक बड़ी बैठक भी शुरू की थी उन्होंने। हालांकि वो बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों ही देशों ने अपने अपने पक्ष स्पष्ट कर दिए कि हम शांति समझौते को लेकर नहीं आगे बढ़ेंगे क्योंकि जो शर्तें हैं तो सामने वाला देश नहीं मान रहा। ऐसे में कल का जो फॉक्स टीवी को इंटरव्यू था ट्रंप का, वो साफ साफ कह रहा था कि हमने कोशिश की थी, हम उस कोशिश में कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन एक रिफ्ट हमने पैदा जरूर कर दिया है। अब इस रिफ्ट को आगे बढ़ाने की जरूरत है और वहां से ये बात शुरू हुई है कि वहां के जो एम्बेसडर्स हैं, वहां के जो सीनेटर्स हैं, वो अब G7 देशों को आग्रह कर रहे हैं कि वो भी अपने तरफ से ये दबाव बनाए। अगर ऐसा दबाव संयुक्त रूप से बनता है तो यूक्रेन का जो युद्ध है उसको रोकने में मदद मिलेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि रूस लगातार अपना तेल बेच रहा है और बाकी देश खरीद रहे हैं, लिहाजा रूस की इकोनॉमी को विशेष कोई नुकसान अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं हम लोग। अगर टैरिफ लगाते हैं तो वो एक सैंक्शन जो है बाकी देशों को उनसे संबंध बनाने में, बाकी देशों को उनसे व्यापार समझौते करने में रोकेगा और ऐसे में रूस को एक समझौते के टेबल पे लाना आसान हो जाएगा। इसके साथ दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका में दो कोर्ट्स ने ट्रंप के टैरिफ को असंवैधानिक बताया है और उसको ये कहा है कि ये गलत तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल किया गया है। अब इसकी सुनवाई जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट में होनी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एक पूरा ग्राउंड सेट करना चाहते हैं ट्रंप और ये जताना चाहते हैं कि दुनिया के तमाम, सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के तमाम देश ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हमने ये किया है। और ये करना देश के लिए एक पॉजिटिव इकोनॉमी का संकेत है, साथ साथ दुनिया के लिए शांति में एक बड़ा हिस्सेदार, एक बड़ा योगदान भी ये टैरिफ देंगे। लिहाजा दुनिया के तमाम देशों के साथ अपने टैरिफ को जस्टिफाई करने के लिए ट्रंप टीम की एक बड़ी रणनीति है। हालांकि ये देखना जरूर होगा कि बाकी देश क्या इसके लिए संतुष्ट होते हैं या क्या इसके लिए सहमत होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी हमने यूरोपियन यूनियन की बात भी सुनी तो उन्होंने कहा कि इस तरह के पेनल्टी टैरिफ को लेकर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हालांकि सैंक्शंस को लेकर सोच सकते हैं। तो ऐसे में कुछ देश इसको लागू नहीं करेंगे, ये तो स्पष्ट है, लेकिन प्रयास लगातार अमेरिका की तरफ से जारी है कि पुतिन को या यूं कहें तो रूस को एक अलग थलग किया जाए ताकि शांति के साथ साथ अमेरिका अपना जो बिजनेस है वो भी बढ़ा सके। जी बिल्कुल अमरीश, और उन्होंने साफ कहा है कि रूस को जहां से भी फंडिंग हो रही है वो सोर्सेज रोकना होगा और ये पहले ही साफ हो चुका है कि फंडिंग
वो मानता है, यूएस मानता है कि भारत की तरफ से भी हो रही है, क्योंकि वो उसका साझेदार है और गहरा दोस्त है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ ट्रंप भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, दोस्ती का राग अलाप रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि सोर्सेज जो है उन्हें रोकना होगा, यानी कहीं ना कहीं जो पहले डायरेक्ट यानी सीधे तौर पर दबाव बनाने की कोशिश थी, वो अब इनडायरेक्ट तरीके से रोकने की कोशिश है। देखिए, जब ट्रंप प्रशासन में आए थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेकर हम आगे चल रहे हैं और किसी भी तरीके से हमको अमेरिका में निवेश भी लाना है और अमेरिका के डॉलर को और ज्यादा मजबूत करना है। लिहाजा उसके लिए कई तरह के प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किए थे और टैरिफ उसमें से एक बड़ा अहम वेपन था उनके हाथ में, जिसको लेकर वो कई सारे देशों के साथ अब तक समझौता कर चुके हैं। भारत के साथ समझौते में भी टैरिफ को लेकर ही वो आगे बढ़े थे। टैरिफ को सामने रखकर उन्होंने भारत को कोशिश की थी कि वो झुक जाए उनके सामने और उनकी शर्तों पर उनके साथ समझौता कर ले। हालांकि वो नहीं हुआ है। लिहाजा भारत के साथ दोबारा एक रणनीतिक तरीके से, वो स्ट्रेटेजिक तरीके से दोबारा बातचीत शुरू कर रहे हैं। अमेरिका के लोग दोबारा बातचीत शुरू कर रहे हैं। नेगोशिएटर्स संभवतः अगले हफ्ते ये बातचीत शुरू कर देंगे। लेकिन रूस के लिए जो फंडिंग की बात है, तो ये साफ साफ कहा जा रहा है कि रूस की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा आर्म्स डील से और क्रूड ऑयल की बिक्री से जाता है। ऐसे में अगर आर्म्स और क्रूड, अगर इस बात की खरीदारी हम रोक सकते हैं या रोक सकेंगे किसी भी तरीके से, तो रूस जरूर आएगा बातचीत की टेबल पर। लिहाजा सभी देशों के साथ इसी बात को लेकर बातचीत जारी है कि किसी भी तरीके से आप रूस से तेल खरीदना बंद करें, आप रूस से आम खरीदना बंद करें। आपको इसके बदले अमेरिका आर्म्स भी देगा, क्रूड ऑयल भी देगा। और अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो हमारे साथ एक बेहतर संबंध भी आपके बनेंगे। हम एक एफटीए या फिर एक डील में जा सकते हैं। साथ साथ रूस को एक जो फंडिंग मिल रही है, रूस को जो इकोनॉमी को जो अभी तक कोई झटका नहीं मिला है, या फिर ये कहें तो रूस जो लगातार मजबूत होता जा रहा है आपकी खरीदारी से, वो कमजोर पड़ेगा। तो वो यूक्रेन के साथ एक बातचीत की टेबल पे आएगा और एक समझौता दोनों देशों के बीच किया जा सकता है। एक लड़ाई जो कि लगभग 2 साल से चल रही है, उसको खत्म करने में एक मदद मिल सकती है। ये एक बहाना जरूर है कि इस बहाने की आड़ में कुल मिलाकर अमेरिका चाहता है कि व्यापार जो है अमेरिका के साथ बढ़े और अमेरिका अपना क्रूड, अपने हथियार दुनिया के बाकी देशों में पहुंचा सके। आपने देखा होगा जब रूस यूक्रेन की बात चल रही थी, तभी भी उन्होंने यही कहा था कि यूक्रेन हमारी बात नहीं मान रहा, लिहाजा अब हम यूक्रेन को हथियार देंगे नहीं, उसे अपने हथियार अब हमसे खरीदने होंगे। तो ऐसे ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और अमेरिका कुल मिलाकर एक दबाव की राजनीति कर रहा है, ताकि दुनिया के तमाम ऐसे देश अगर ये टैरिफ को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष जो है वो थोड़ा मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, और अपने टैरिफ को ही जस्टिफाई करने की ये एक और कवायद है। अमरीश, हम समझना चाहेंगे क्योंकि ट्रेड डील को लेकर बातचीत फिर से शुरू होने वाली है, यहाँ से जाने वाले हैं बातचीत करने के लिए अधिकारी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे में जब सोर्सेज की बात कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रूस के साथ जो सोर्सेज हैं, वित्तीय सोर्सेज हैं, उन्हें रोकना पड़ेगा। भारत के साथ ट्रेड डील स्टार्ट करने वाले हैं, क्या किसी तरह का कोई असर पड़ेगा? क्योंकि अब एक और नई रणनीति अब सामने आ रही है। इससे पहले भारत के साथ संबंध सुधारने की रणनीति थी और अब रूस पे फिर से दबाव बनाने की रणनीति है। इन दोनों के बीच में किसी तरह का कोई संबंध है? ट्रेड डील पर इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, अगर हम भारत के विशेष संबंध में ट्रेड डील की बात करें तो उनकी तरफ से एक बातचीत जो एक तरीके से बंद हो चुकी थी, ट्रंप ने उसको फिर से शुरू किया है। अब नेगोशिएटर शुरू होंगे, लेकिन जो न्योते की बात कही गई थी वहां के नामित एम्बेसडर के जरिए कि भाई हमारे ट्रंप ने इनवाइट किया वहां के वाणिज्य मंत्री को, तो अभी तक भारत सरकार की तरफ से स्पष्ट नहीं है कि वाणिज्य मंत्री जाएंगे, वाणिज्य सचिव जाएंगे या फिर चीफ नेगोशिएटर जाएंगे। क्योंकि बातचीत के जो पहलू थे जो अभी तक हम चर्चा में ला रहे थे, उनमें से बहुत सारी चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने पहले जो शर्तें लगाई थी, जीएम क्रॉप्स, एग्री, डेयरी, उनमें अमेरिका के लिए एक्सेस देने की, उसको लेकर तो भारत राजी नहीं हो रहा है। अब अमेरिका ने एक और शर्त लगा दी कि अमेरिका से आपको क्रूड लेना होगा और रूस से खरीदारी बंद करनी होगी। ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता स्पष्ट तरीके से कि भारत से जो दल जाएगा वो किस तरीके की बातचीत करेगा या फिर हमारी जो एफटीए की बातचीत या बीटीए की बातचीत है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि लगातार रूस को टारगेट अमेरिका कर रहा है, क्योंकि रूस ही एक ऐसा देश है जो उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, हथियारों की बिक्री के लिए, फाइटर जेट्स की बिक्री के लिए, मिसाइल्स की बिक्री के लिए और क्रूड ऑयल की बिक्री के लिए, क्योंकि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग तत्काल प्रभाव से बढ़ाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो उद्योग वहां पर ऑलरेडी है उसको बूस्ट करना ट्रंप की स्ट्रेटजी का हिस्सा है और
उसको बूस्ट के लिए सबसे जरूरी जो पहलू है वो यही है कि वो रूस को किसी तरीके से नीचे करें, और रूस अगर नीचे होता है तो ऐसे में वो डील, वो ऑर्डर्स जो है वो अमेरिका की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। इस इसी कवायद के साथ पूरी बातचीत जो है वो शुरू की गई है, और G7 देशों को इसमें शामिल करना उस बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा है, ताकि सारे देश अगर मिलके रूस पर ये दबाव डालते हैं, सैंक्शंस डालते हैं, टैरिफ लगाते हैं, तो ऐसे में बाकी देशों को जो इम्पैक्ट अमेरिका के साथ डायरेक्ट डील के साथ हो रहा था, वो अगर बाकी देशों के साथ भी डील में होगा तो बाकी देश भी अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे, और ये बदलाव सीधे तौर पे अमेरिका को फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल अमरीश, यही मेरा सवाल है कि युद्ध मशीन रूस को कहा गया है, इसे रोकने की बात की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है और G7 की आपात बैठक बुलाने की बात चल रही है। क्या इस तरह की रणनीति, क्योंकि पहले भी यूएस ने जो रणनीति बनाए हैं वो फेल रहे हैं रूस को रोकने के, बातचीत पे यूक्रेन और रूस को एक साथ लाने की भी कई बार कोशिशें हुई हैं, वो फेल हुई हैं। G7 के जो देश हैं वो इस बार साथ देंगे? देखिए, बातचीत या अमेरिका का न्योता या फिर इस तरीके की आपात बैठक बुलाना एक अलग बात है, और बाकी देशों का किसी कहने पर टैरिफ लगाना या सैंक्शंस लगाना वो दूसरी बात है, क्योंकि सभी देश अपने व्यापारिक और आर्थिक हित साथ लेकर चलेंगे, और ऐसे में अगर सैंक्शंस लगाते हैं तो हो सकता है कि उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं एक रूस और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो लगभग 2 साल से चल रहा है, और इसका इम्पैक्ट लगभग हर देश पर आया है, चाहे वो क्रूड ऑयल की कीमतों को के लिहाज से हो या फिर एक हथियारों की जो डील्स थी उनके हिसाब से हो। तो ऐसे में यूरोप के तमाम वो देश इस तरीके के डील को लेकर आगे बढ़ेंगे, इस बात की संभावनाएं कम है। दूसरा ये कि अगर वो सैंक्शंस लगाते हैं चाइना पर और इसके इंडिया पर, तो अमेरिका के कहने पे ये सैंक्शंस लगाना उनके लिए जो सप्लाई चेन है या फिर सप्लाई ऑर्डर्स है उसको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेरिका, चाइना और इंडिया ये दोनों ही बड़े प्लेयर्स हैं, बड़ा मार्केट भी है और बड़े प्लेयर्स भी हैं सप्लाई चेन में। ऐसे में अगर कोई सैंक्शन लगता है अतिरिक्त, तो ये उन सभी देशों के लिए जो कि सैंक्शंस लगाएंगे उनके लिए, उनकी इकोनॉमी के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। मसलन अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने बड़ी संख्या में गोल्ड अपने पास जमा करके रखा हुआ है, रेयर अर्थ मैग्नेट जो कि आज की तारीख में एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, उसके लिए वो चाइना के पास है। और ऐसे में अगर वो सप्लाई चेन को रोकता है तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है उन्हीं देशों में पड़ेगा जो सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं या फिर जो इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ सेमीकंडक्टर एक बड़ा इशू है, जो कि लगातार हम देख रहे हैं कि चाइना ने जब जब उस पर कोई हैम्पर किया है, जब जब उस पर रोक लगाई है, बाकी देशों की जो इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग है, उस पर असर पड़ा है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कोई इस तरह के युद्ध में जाएगा, इसकी उम्मीद बहुत कम दिख रही, क्योंकि सभी देश एक बड़ा झटका झेल चुके हैं, चाहे वो कोविड का हो या फिर युद्ध के बाद का हो। तो ऐसे में इससे ग्रो करने के लिए, इससे आगे बढ़ने के लिए सैंक्शंस को लगाना एक बड़ी सोची समझी और विचार करने की रणनीति के बाद ही किया जा सकता है। सिर्फ अमेरिका की अपील पर इसके साथ आगे बढ़ेंगे इस बात की संभावना कम है। हालांकि अमेरिका की ये कोशिश लगातार जारी है उसकी अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने और अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको बूस्ट करने की। बिल्कुल, और ये अमेरिका की अपनी कोशिश है या कहें कि एक और नया आइडिया है ट्रंप का, क्योंकि ट्रंप अपने देश में भी घिरते जा रहे हैं। कोर्ट ने भी उनके टैरिफ को अवैध साबित कर दिया है और भारत के साथ संबंधों को लेकर के वो चौतरफा घिरे हुए हैं। यही वजह है कि वो भारत के साथ व्यापारिक संबंध को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार बयान दे रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि कोई भी देश ऐसे समय में भारत के साथ व्यापारिक संबंध बिगाड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे में अगर कोई पॉलिसी है, किसी तरह की रणनीति है, उसमें G7 देशों को शामिल करने की बात है, बेमानी नहीं हो जाती है? देखिए, आम ट्विस्टिंग वाले को ये समझ में नहीं आता है कि वो किस तरीके से, उसको सिर्फ अपना हित देखना होता है, और अमेरिका हमेशा से ये करता है कि वो अपना हित देखता है। अगर हम भारत जैसे बड़े बाजार को इग्नोर करते हैं या फिर आम ट्विस्टिंग करते हैं, तो आप खुद समझिए इतनी बड़ी जनसंख्या में जो मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट दुनिया में कहीं नहीं है, चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो, मोबाइल्स हो, ऑटो इंडस्ट्री हो या फिर आर्म्स और एम्यूनिशन हो, सिक्योरिटी और डिफेंस की चीजें हो। इस भारत से बड़ा मार्केट कोई नहीं है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो भारत से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, या फिर हम चाइना +2 की जो नीति है जो कोविड के बाद बाकी देशों ने अपनाई थी, तो भारत से बड़ा या भारत से बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया के सामने नहीं है। ऐसे में भारत को इग्नोर करके या फिर भारत को आर्म ट्विस्ट करके कोई भी डील या फिर कोई भी बातचीत या फिर अपनी कोई पॉलिसी का निर्माण करना किसी भी देश के लिए सही नहीं होगा।
दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि दुनिया में जहां भी अगर हम देखें तो जो ब्रेन है वो इंडिया का ब्रेन है। तो ऐसे में इंडिया के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा उसके पास एक बड़ी ताकत है उस तरह के लोगों की, एक बड़े वर्कफोर्स की और ट्रेंड वर्कफोर्स की, साथ साथ बड़ा मार्केट, बड़ी मैन्युफैक्चरिंग, ये एक दूसरी बड़ी ताकत होती जा रही है इंडिया की। और साथ साथ इंडिया ने जिस तरीके से अपने मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया है, तमाम ऐसे देश जो मिडिल ईस्ट के हैं या फिर अर्बन साउथ के हैं, ग्लोबल साउथ के हैं, उनके लिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मसीहा के तौर पर उभर के आया है भारत। उनकी सप्लाई चेन को जी। बूस्ट कर रहा है, उनके लिए लगातार एक बड़ा और व्यापारिक साझेदार बन के भारत उभरा है। तो भारत पे इस तरीके का कोई दबाव काम आएगा इसकी तो संभावना बहुत कम दिख रही है, लेकिन ये चीजें थोड़े देर तक इकोनॉमी को, थोड़ी देर तक किसी पॉलिसी को परेशान जरूर कर सकती हैं। जब ट्रंप ने पहली बार टैरिफ का अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद जरूर देखा गया था कि कौन कौन से सेक्टर्स है उसको लेकर सरकार ने एनालाइज किया, और हम देख रहे हैं कि महीने भर के भीतर ही हमने वो सारी चीजें या फिर पॉलिसी में जो चेंज करके अपने उन सभी सेक्टर्स को एक राहत का पैकेज दे भी दिया है। तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, लेकिन चूंकि अमेरिका को हम लगातार देख रहे हैं कि वो इसी तरीके के स्ट्रेटजी को लेकर आगे बढ़ता है, जी। आर्म ट्विस्टिंग का यही तरीका उसके पास है। तो ऐसे में ये अमेरिका की स्ट्रेटजी का एक अहम हिस्सा है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि सुनवाई इसी महीने के अंत में होनी है, लिहाजा अगर सुप्रीम कोर्ट से ये सुनवाई चलती है और वही फैसला आता है जो कि बाकी दो कोर्ट से आया है, तो ट्रंप की जो टैरिफ है वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएंगे। और ट्रंप नहीं चाहते हैं कि दुनिया में इतनी बड़ी जगहसाई हो, अपने देश के साथ साथ दुनिया भर में ये जगहसाई हो। लिहाजा उस चीज को बूस्ट करने के लिए, उस चीज को पुष्टि करने के लिए और पुख्ता करने के लिए ट्रंप बाकी देशों का साथ चाहते हैं, ताकि ट्रंप अपना जो एक ईगो है वो भी मसाज कर सके और दुनिया के सामने जस्टिफाई कर सके कि हमने ये सारी चीजें की हैं लेकिन विश्व शांति के लिए की हैं। बिल्कुल, तो ट्रंप जग हसाई भी नहीं चाहते हैं और ट्रंप नोबेल पुरस्कार भी चाहते हैं और ट्रंप भारत के साथ गहरी दोस्ती भी चाहते हैं। ट्रंप रूस और यूक्रेन का युद्ध भी रुकवाना चाहते हैं और इसीलिए लगातार पॉलिसीज बनाई जा रही है, लेकिन वो नाकाम साबित हो रही है। अब एक और रणनीति रूस युद्ध मशीन को रोकने की, वो कितनी कारगर होगी ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमरीश।